हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉयस को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वॉयस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉयस से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की बोर्ड एग्जामों के साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने नरेशन और टेंस को काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। और दोस्तों, जो नए साथी जुड़ रहे हैं वे लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वॉयस के बारे में। तो दोस्तों, वॉयस जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, वॉयस को हम वाच भी कहते हैं या फिर दोस्तों वॉयस मीन्स आवाज़ भी होता है। तो दोस्तों, आवाज़ से मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों कह सकते हैं कि वॉयस एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने कह सकते हैं दोस्तों फीलिंग को या इमोशन को दूसरों से व्यक्त कर पाते हैं, अर्थात अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों कि वॉयस क्या होता है दोस्तों, अपनी बात रखने का एक माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी बात को या फिर वॉयस को हम दोस्तों दो तरीके से रख सकते हैं। और ये पहले दोस्तों होता है आपका एक्टिव वॉयस और दूसरा होता है दोस्तों पैसिव वॉयस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वॉयस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, है ना, एक्टिव वॉयस, एक्टिव वॉयस, और दूसरा है दोस्तों पैसिव वॉयस। ठीक है दोस्तों। यानी अपनी बात को हम दो तरीके से रख सकते हैं, एक एक्टिव वॉयस से और दूसरा पैसिव वॉयस से। ठीक है दोस्तों। एक्टिव वॉयस को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्तृवाच्य। और वहीं पर दोस्तों पैसिव वॉयस को हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्तृ से मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट से मतलब है, और दोस्तों यहाँ कर्म से मतलब ऑब्जेक्ट से मतलब, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके शाब्दिक अर्थ से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वॉयस को दो पार्ट में बेसिकली एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस में। तो दोस्तों, एक्टिव मतलब सक्रिय भी होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि वो बहुत एक्टिव है ना, सक्रिय होता है। और यहाँ पैसिव मतलब दोस्तों निष्क्रिय हो जाएगा, है ना, जो एक्टिव ना हो। तो इसको दोस्तों भी बताएंगे हम, है ना। तो दोस्तों कह सकते हैं जो एक्टिव वॉयस का जो दोस्तों सेंटेंस या उसकी परिभाषा दोस्तों अगर की बात की जाए तो दोस्तों ये इसकी ये होती है कि जब दोस्तों कह सकते हैं कि कोई वाक्य का सब्जेक्ट है ना, जब कोई वाक्य का सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वो जो वाक्य होता है वो एक्टिव वॉयस में होता है। और दोस्तों वहीं पर जब वाक्य का कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वह वाक्य आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक दोस्तों। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट को प्राधान्यता दी जाती है या फिर जो स्वयं कार्य करता है। और पैसिव वॉइस में दोस्तों ये भी कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को प्राधान्यता नहीं दी जाती है बल्कि ऑब्जेक्ट को दी जाती है। अर्थात जहाँ दोस्तों कह सकते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हम स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स करते हैं, लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का कह सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। और दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही होता है, अर्थात एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्लियर होगा। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है दोस्तों। इसका पैसिव भी लिखते हैं, ये दोस्तों आपका एक्टिव में है ना, पैसिव भी लिख देते हैं। अभी बताएंगे कैसे एक्टिव कैसे पैसिव है ना, पहले इसको लिख देते हैं। तो दोस्तों इसको चेंज कर देंगे, है ना, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है दोस्तों, इसका पैसिव है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं किस प्रकार एक्टिव में। दोस्तों देख रहे हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, ही दोस्तों सब्जेक्ट है, प्ले इसका मेन वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो दोस्तों अब देख रहे हैं ही प्लेज क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और जानना चाहिए, जो भी टेंस पढ़े हैं आप, यानी टेंस के मुख्यतः 3 पार्ट, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और दोस्तों उसके 4 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो दोस्तों जो टेंस के जितने भी मतलब कह सकते हैं कि मुख्य टेंस के पार्ट होते हैं उसमें दोस्तों जो भी सेंटेंस आते हैं वो दोस्तों सभी एक्टिव में होते हैं, है ना।
यानी जैसे अब ये देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एक्टिव में है। तो कैसे एक्टिव में दोस्तों, देख रहे हैं ही प्लेस क्रिकेट, यानी जो कह सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट अहम भूमिका निभाता है। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, वह खेलता है, यानी आपका इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, अर्थात कह सकते हैं सक्रिय है, वही पूरा काम कर रहा है। और दोस्तों जो पैसिव होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी जो आपका कह सकते हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है उसको दोस्तों हम जब पैसिव में ले जाते हैं तो उसका स्थान चेंज कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, और यहाँ जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी इन दोनों का क्रम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। और दोस्तों दूसरा काम इसमें एक और चीज़ बात को याद रखना है कि आपकी जो वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में, जो भी वर्ब आएगी दोस्तों मेन वर्ब की, वह दोस्तों हमेशा थर्ड फॉर्म में अर्थात पास्ट कह सकते हैं पार्टिसिपल वर्ब का यूज़ किया जाता है, अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद और कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं। दोस्तों बाई क्या है, एक आपका प्रीपोजिशन है, या दोस्तों ये दिखाने के लिए यूज होता है कि मतलब कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, जो कि एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब वाक्य का सब्जेक्ट, दोस्तों देख रहे हैं ना एक्टिव का यही सब्जेक्ट है ना, जब वाक्य का सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पे आए या सब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो आपका एक्टिव वॉइस में कहलाता है। लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब वाक्य का सब्जेक्ट, देख रहे हैं यही है ना, जब वाक्य का सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद, यानी देख रहे हैं पैसिव वॉइस में ना मेन वर्ब की सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, ही का उपयोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जब कह सकते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थात कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब दोस्तों वो आपका जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो पैसिव वॉइस में होता है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट को नोट करते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं और अच्छी तरह से। एग्जाम्पल है दोस्तों, मोनू राइट्स अ लेटर। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आपका जो ये सेंटेंस है दोस्तों वो एक्टिव वॉइस में है। किसमें दोस्तों, एक्टिव वॉइस में। कैसे पता चला दोस्तों, देख रहे हैं इसमें मोनू राइट्स अ लेटर, मोनू आपका सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ये लेटर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मोनू राइट्स अ लेटर, यानी मोनू एक पत्र लिखता है। तो दोस्तों ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, टेंस के जितने भी यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो दोस्तों हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। और दोस्तों उसमें देख रहे हैं खासियत क्या है, पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया है। तो आइए दोस्तों इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बताया ना, जब हम पैसिव वॉइस में जब क्या करते हैं, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और आपका जो एक्टिव का कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात उसे हम पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो आपका वर्ब है मेन वर्ब, उसको हमेशा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आइए इसको चेंज करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। जैसे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले अब ए लेटर को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है और हम पैसिव में चेंज यही करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। ठीक है। तो ए लेटर हो गया। उसके बाद दोस्तों टेंस देख रहे हैं ना, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और दोस्तों इसका ये रूल होता है कि यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये अगले टेंस में चला जाता है ना, अगले टेंस में चला जाता है। तो आइए, तो अगले टेंस मतलब दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, इज, आई एम और आर लगाते हैं। ठीक है। इस का प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्लूरल के साथ, और आई एम का दोस्तों हमेशा हम आई के साथ यूज़ करते हैं। देख रहे हैं ये लेटर है जो कि आपका सब्जेक्ट का स्थान पे आया है और सिंगुलर है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगाएंगे। तो लेटर इज, और उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब राइट है ना, तो हमें लिखना है थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, है ना। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। और लेटर इज रिटेन। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब के बाद तुरंत प्रीपोजिशन बाई लगा देना है ना। और उसके बाद दोस्तों आपका जो ये एक्टिव का सब्जेक्ट मोनू है, इसे हमें क्या बना देना है, बताइए, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों नाउन है, तो नाउन
कांस्टेंट रहेगा। तो आपका हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय मोनू। ठीक है। तो अब दोस्तों आप एक बात और ध्यान दीजिए, ये आपका जो दोस्तों एक्टिव सेंटेंस का या एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो अर्थ निकलता है दोस्तों, वह पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करते हैं उसका अर्थ निकलता है। दोनों में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात एक्टिव का जो अर्थ निकलेगा दोस्तों वो पैसिव से अलग नहीं होगा, बस कहने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मोनू राइट्स अ लेटर, यानी मोनू एक पत्र लिखता है ना, एक्टिव का ये मतलब अर्थ निकल रहा है। और पैसिव मतलब दोस्तों अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मतलब एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे क्या था, मोहन एक पत्र लिखता है, ठीक है। इसमें क्या था, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। अर्थात देखो दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, बस अर्थ कहने का तरीका बदल गया है। अर्थात हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आप कह सकते हो कि दोस्तों वॉइस जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा दोस्तों हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, एक एक्टिव की तरह से और दूसरा पैसिव की तरह से। दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों इसका फर्स्ट रूल ये होता है कि दोस्तों जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। वहीं पर दोस्तों जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो दोस्तों पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, अर्थात अपना स्थान बदल लेते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट रूल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है और वहीं पर दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। आइए दोस्तों इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। तो पहले दोस्तों ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। दोस्तों जब आप पैसिव वॉइस में चलेंगे, ये दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये आपका आ जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आखिर में था तो दोस्तों जब पैसिव में चेंज करेंगे वो पहले आ जाएगा ना सब्जेक्ट के स्थान पे। और दोस्तों जो एक्टिव का कह सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, यानी आपका एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में चला जाता है और दोस्तों जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा रूल ये होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों इसमें जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के हम पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उससे पहले अर्थात मेन वर्ब से पहले दोस्तों जो आपका कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अर्थात उसके नंबर के अनुसार और दोस्तों जैसा टेंस है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा रूल कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उससे पहले अर्थात मेन वर्ब से पहले दोस्तों सब्जेक्ट के नंबर, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, उसके अनुसार और दोस्तों वर्ब के टेंस के अनुसार। अर्थात जैसा दोस्तों हमारा कह सकते हैं कि टेंस मतलब जिस कह सकते सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना दोस्तों। सब्जेक्ट के हमें नंबर को देखना है प्लस दोस्तों कौन सा टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमें लगाना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों जो हमारा कह सकते हैं एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, वही तो हमारा नया सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में जो हमारा जो नया सब्जेक्ट आता है तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी पड़ती है। अर्थात दोस्तों यदि हमारा जो नया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दोस्तों सिंगुलर वर्ब लगेगी और दोस्तों यदि हमारा नया सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब प्लूरल लगेगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम प्रीपोजिशन बाई का आमतौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा नहीं लेकिन आमतौर पे, और दोस्तों उसको हम आगे बताएंगे कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं और ये दोस्तों बाई हम हमेशा कर सकते हैं मेन वर्ब के बाद और दोस्तों ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ठीक है, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो तीसरा रूल ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर
अथवा प्लूरल लगानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोस्तों यदि हमारा नया सब्जेक्ट यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट बना रहे हैं, एक्टिव का नया दोस्तों जो सब्जेक्ट यदि वो सिंगुलर है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और दोस्तों वहीं पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे, है ना। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल है, दे आर हेल्पिंग दी स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, दे आर हेल्पिंग, देख रहे ये दे आपका एक्टिव का क्योंकि सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये दोस्तों आपकी वर्ब है और ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्टिव का जो कह सकते हैं सब्जेक्ट होता है पैसिव में उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और दोस्तों जो एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात देख रहे हैं ना, यहाँ पे दे प्लूरल था तो आर लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे द स्टूडेंट्स दिया, ऑब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल है। तो दोस्तों हमें इसके अकॉर्डिंग जब हम पैसिव चेंज करेंगे इसको अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, है ना कि इसके सब्जेक्ट के अनुसार। ये नियम यही कह रहा है ना। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो अब हम प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं तो दोस्तों हमें क्या करना है, मेन वर्ब अर्थात जो भी थर्ड होता है मेन वर्ब के बाद लगाना है और ऑब्जेक्ट से पहले, अर्थात कर सकते हैं कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लगाना है। दोस्तों रूल नंबर चौथा ये होता है, यदि दोस्तों हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया है, यदि दोस्तों उसका जो सब्जेक्ट है अगर कोई प्रोनाउन दिया हो, प्रोनाउन दोस्तों जैसे आपका आई वी है ना, यू, ये प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। और आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे कि प्रोनाउन में एक आपका फर्स्ट पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन में ही दोस्तों हम कह सकते हैं 3 प्रकार के पर्सन का पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में आपका आई और वी होता है, सेकंड में दोस्तों यू होता है और थर्ड में दोस्तों ही, सी, इट और दे होता है। तो दोस्तों ये बेसिकली आपके प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 4 ये कह रहा है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई प्रोनाउन हो तो दोस्तों हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है ना, तो ऐसे ही उसको चेंज करते हैं। जैसे वी का अस, यू का जो दोस्तों सब्जेक्ट तो यू होता है लेकिन ऑब्जेक्ट यू होता है, अर्थात दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है ना। आइए ऐसे ही कुछ प्रोनाउन को देखते हैं। तो दोस्तों इसको आइए नोट कर लेते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में इनको या इसको, है ना दोस्तों, निम्नलिखित, ठीक है दोस्तों, अच्छे से लिख देते हैं, निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्टिव का, ठीक है दोस्तों, एक्टिव का प्रोनाउन दिया है ना, एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन है ना, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस प्रोनाउन, है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं उसका सब्जेक्ट आई दिया है। ठीक है दोस्तों, आई दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्या, आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों मी होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों ये आई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, और आई के साथ दोस्तों वी जो आता है ये भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। तो वी का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, अस होता है। और दोस्तों सेकंड पर्सन में आपका सिर्फ यू आता है। यू दोस्तों इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, है ना। तो ही दोस्तों जो कि सिंगुलर है, कह सकते हैं कि मेल के लिए यूज होता है ना, पुरुषों के लिए। और इसका दोस्तों ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों सी, और सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों हर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका इट होता है, इट का दोस्तों ऑब्जेक्ट इट होता है। यानी कह सकते हैं कि यू और इट ऐसे 2 प्रोनाउन हैं जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आखिरी दोस्तों आपका होता है दे, तो दे का दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आई और वी, ठीक है दोस्तों, आई और वी आपके कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन के हैं। ठीक है दोस्तों, आई और वी फर्स्ट पर्सन के हैं। सेकंड में दोस्तों आपका यू सिर्फ आता है, और थर्ड में दोस्तों आपके 4 आते हैं, ही, सी, इट और दे। ये आपके दोस्तों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। और दोस्तों आई आपका सिंगुलर होता है ग्रामेटिकल ढंग से, लेकिन अपने साथ आमतौर पर प्लूरल वर्ब लेके चलता है। वी आपका प्लूरल होता है, और दोस्तों ये कह सकते हैं कॉमन
कह सकते हैं कि कॉमन यूज होता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों लोग यूज करते हैं ना कॉमन जेंडर में। और उसके बाद दोस्तों यू आपका प्लूरल होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, ही पुरुषों के लिए, सी महिलाओं के लिए, इट दोस्तों सिंगुलर होता है और ये कह सकते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अर्थात निर्जीव के लिए। और वहीं पर दोस्तों दे होता है, तो दे भी आपके कह सकते हैं कॉमन जेंडर में यूज होता है, अर्थात ये मेल और फीमेल दोनों लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों तो अगर आपका एक्टिव का सेंटेंस का कह सकते हैं कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन आया है तो उसको हम पैसिव में इस प्रकार चेंज कर देते हैं। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन दोस्तों? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक दोस्तों। और दोस्तों इन तीनों टेंसों के 4-4 पार्ट होते हैं, अर्थात दोस्तों कुल मिला के टेंस के 12 भाग होते हैं, ठीक दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे दोस्तों उन दोनों के भी 4-4 पार्ट होते हैं। इस प्रकार मिला के कुल 12 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो दोस्तों होते तो ये 12 पार्ट हैं, लेकिन दोस्तों 4 ऐसे पार्ट होते हैं, अर्थात टेंस के 12 में से 4 ऐसे पार्ट होते हैं जिनका दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक दोस्तों। आइए उन चारों का नाम लिखते हैं कि किनका हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाते। तो दोस्तों रूल नंबर 5 ये है कि 12 में से, है ना, लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के कुल 12 टेंसेस में से निम्न 4 का, है ना, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका नहीं बन पाएगा। दूसरा दोस्तों आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका तीसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और आखिरी दोस्तों होता है चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12 में से 4 ऐसे पार्ट हैं दोस्तों जिनका हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, जिनमें दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट का आखिरी पार्ट कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात पास्ट का आखिरी पार्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि हम एक्टिव से पैसिव में उन्हीं मतलब टेंसों का हम या फिर उन्हीं कह सकते हैं वाक्यों का पैसिव में चेंज कर सकते हैं जिनमें दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट हो, अर्थात दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जब दिए हुए सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो तो दोस्तों उससे हम पैसिव में चेंज कर पाते हैं। यदि वो इनट्रांजिटिव दिया हो तो दोस्तों हम उसका परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजिटिव मतलब सहायक दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है और दोस्तों इनट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ कह सकते हैं वर्ब को लाती है साथ में, इस वजह से वो सकर्मक क्रिया है ना। और दोस्तों अकर्मक क्रिया वो होती है जो अपने साथ कर्म को अर्थात ऑब्जेक्ट को नहीं लाती है। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिख दिया जाए आपके सामने, जैसे सी राइट्स अ लेटर, ठीक है दोस्तों, सी राइट्स अ लेटर। तो दोस्तों देख रहे हैं सी सब्जेक्ट है, राइट्स उसका वर्ब है और दोस्तों उसके जो सब्जेक्ट का काम है लिखना, और लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे। तो दोस्तों कर्ता के कार्य करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अर्थात आपका ये कैसी वर्ब है, यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और दोस्तों अभी दूसरा लिख दें कि सी कॉल्ड, मतलब उसने पुकारा है, उसने बुलाया।
तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब देख रहे हैं इसका सी का काम है बुलाना, यानी उसने बुलाया, उसने पुकारा, किसको पुकारा? तो दोस्तों वो कह सकते हैं कि उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, अर्थात कर्ता के करने का प्रभाव किसी पे पड़ ही नहीं रहा है, अर्थात इसी पे सीमित हो गया है। इस वजह से दोस्तों कह सकते हैं ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब का दोस्तों हम पैसिव में चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं या फिर कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें उसका ऑब्जेक्ट दिया रहता है, उसको हम पैसिव में चेंज कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका ये लेटर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे जैसा कि हमने पीछे किया था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है आगे आइए बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो उस समय दोस्तों वर्ब का जो टेंस दिया होता है उसका हम परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आइए इसका पहले हम चार्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम सीधी लाइन खींच देते हैं, है ना। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इसको भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें आपका जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे आपका टेंस हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें पार्ट हो जाएगा आपका, कह सकते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। दूसरा दोस्तों कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का। और तीसरा दोस्तों परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सी का मतलब दोस्तों यहाँ कॉन्टिन्यूअस समझ लीजिएगा, है ना। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं दोस्तों, है ना। और उसके बाद दोस्तों अगला कॉलम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है दोस्तों, यही रहेगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो टेंस है इसको पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि टेंस 3 होते हैं हमारे मुख्यतः, है ना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका पहला प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे पास्ट टेंस। और तीसरे काले में आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर और इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका एक्टिव का सेंटेंस है ना, एक्टिव का सेंटेंस दोस्तों यदि मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, कैसा भी सेंटेंस हो, तो दोस्तों जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों उसको हम क्या करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, यानी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो दोस्तों हम जब उसको कह सकते हैं पैसिव चेंज करेंगे तो दोस्तों इज, एम, आर का यूज करेंगे, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इज का हम सिंगुलर के साथ, एम का दोस्तों हमेशा आई के साथ, और आर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें दोस्तों इज, एम, आर आया हो तो दोस्तों जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दोस्तों इसमें बीइंग जुड़ जाता है ना। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे बीइंग जुड़ जाएगी, जिससे आपका क्या हो जाएगा इज बीइंग, है ना, आई एम बीइंग, आर बीइंग। समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें बीइंग जुड़ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब परफेक्ट टेंस की बात किया जाता है तो उसमें दोस्तों मान लीजिए आपका प्रेजेंट एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अर्थात उसमें हैज़ और हैव उसके साथ दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो दोस्तों हम इसे क्या करते हैं अगले टेंस में बढ़ जाते हैं, अर्थात इसमें आपका हो जाएगा हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं परफेक्ट में यानी एक्टिव का परफेक्ट में दोस्तों हैज़ हैव आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन हम जब उसको पैसिव चेंज करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग और हैज़ बीन हैव बीन होती है वो आ जाती है परफेक्ट में, और दोस्तों ये स्थान आपका हो जाता है खाली, अर्थात इसका हम नहीं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पास्ट की बात कर लें तो दोस्तों यदि आपका पास्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट जैसे जानते हैं 2 स्ट्रक्चर होता है, एक तो अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट वर्ब का कैसे सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होता है, और दोस्तों जब नेगेटिव में जाते हैं तो चेंज हो जाता है यानी सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब डीड आ जाती है, वर्ब का फर्स्ट में फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं
उसको हम कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब होती है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाज और वर। तो दोस्तों वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के साथ लगाते हैं। और दोस्तों वहीं पर कंटिन्यूअस की बात किया जाए, यदि आपका एक्टिव का सेंटेंस वाज वर आया हो, अर्थात वाज वर प्लस आईएनजी आया हो, तो दोस्तों इसमें हम इसी प्रकार कर देते हैं, अर्थात इसमें वाज बीइंग, है ना, जैसा इसमें करते आए हैं, तो वर बीइंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका एक्टिव का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात हैड हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो दोस्तों जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका जो हैड बीन होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन। तो दोस्तों चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हम हैड लगाते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और ये दोस्तों आपका स्थान खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फ्यूचर टेंस की बात किया जाए, यदि आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, अर्थात विल या सेल आया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो, तो दोस्तों हम जिसे चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हम चले जाएंगे वर्ब को लेने, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो आपका क्या हो जाएगा, विल बी, और उसके बाद सेल बी, है ना। तो विल बी का यूज़ हम किसके साथ करते हैं बताइए, उसमें दोस्तों सेकंड या थर्ड पर्सन या कोई नाउन हो तो हम विल बी लगाएंगे, और दोस्तों आई और बी हो तो सेल लगाते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन हो आई और बी तो हम सेल बी, अन्य के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो हम विल बी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों ये आपका चूँकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रहा है तो दोस्तों ये बनता ही नहीं, जैसा कि हमने उसमें रूल्स में देखा था। उसके बाद दोस्तों बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, यदि मान लीजिए आपका एक्टिव का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, और दोस्तों जैसे मान लीजिए विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, तो दोस्तों हम जब इससे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है अगले टेंस में पहुंच जाती है, अर्थात विल हैव, सॉरी दोस्तों, हाँ, विल हैव बीन और सेल हैव बीन उसके साथ लग जाता है। आइए इसको नोट कर लेते हैं, तो विल हैव बीन, ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेल हैव बीन, और दोस्तों ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 4 जगह कट का निशान लगा है ना, कहाँ कहाँ देख रहे हैं। पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कट लगा है ना, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात 4 प्रकार के जो टेंस होते हैं उसमें हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर पाते हैं। और दोस्तों शेष देख रहे हैं 8 टाइप के आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 12 में से दोस्तों हम सिर्फ 8 प्रकार के जो सेंटेंस टेंस होते हैं उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाते हैं, 4 का नहीं कर पाते। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब दोस्तों उसको हम सेंटेंस वाइज अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके कह सकते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तब कह सकते हैं क्रम वाइज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।